नमस्कार दोस्तों। मेरी आज गिरिधर मामडी जी से एक बड़े ही डिटेल में डिस्कशन हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। मामडी जी का बोलना है कि दिल्ली में जो भी आया शासक वो बर्बाद हो गया, या उसका उसके बाद उसका नाम भी मिटाने तक की नौबत आ गई, और शायद मोदी जी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अब इसको बात करेंगे फ्रॉम अ प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकली क्या कुछ हुआ है, जिसके कारण गिरिधर मामड़ी जी का एक एनालिसिस है जिसको सुनना ज़रूरी है। तो गिरिधर जी, मैं अब स्टेज देता हूँ आपको और शुरू करते हैं जय सिया राम से। जी सुमित जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण जी। अब देखिए, इतिहास में आप जानकर देखेंगे तो आज की जो दिल्ली है वो पहले महाभारत का की कालखंड में वो खांडव प्रस्थ हुआ करता। वहाँ पूरे जंगल थे, पूरे मतलब यहाँ कोई रहता नहीं था। इट वॉज जस्ट अ फॉरेस्ट। तो खांडव दहन किया, अब वो भी आप जानते हो। फिर जब उनको जला रहे थे तो फिर वहाँ के जो उसके अंदर रहने वाली जो माया जो था वो फिर उनके प्राण बख्शने के लिए मांग करते हैं। फिर उसके बदले में माया जाल की एक भवन बनाते हैं उधर, जो माया सभा बोलते हैं ना, जो दिल्ली में बनी थी। तो उसी में क्या हुआ हम जानते हैं। राजसूय याग हुआ था। फिर उस राजसूय याग में द्रौपदी और दुर्योधन का जो घटना हुई है वो सब जानते हैं। तो वो सब आज की दिल्ली में हुआ है। तो उनका लगभग जियोग्राफिकली उनको कहते हैं कि आप आज की जो पुरानी दिल्ली है, मतलब जो ओल्ड दिल्ली फोर्ट, वहाँ हुआ है, ऐसा लोगों को मानना है। तो फिर उसके बाद 18 अक्षौणी का कत्ल हुआ है महाभारत युद्ध में। उसका बीज यहाँ शुरू हुआ, मतलब उस घटना से जहाँ दुर्योधन का अपमान हुआ है। फिर उसके बाद उस जलन से वो जुए का खेल खेलता है, जो भी है, उसके उसके बाद सब शुरू हो गया। महापांडवों ने जब कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद वो कभी भी इंद्रप्रस्थ वापस नहीं आए। बाय द वे, दिल्ली इज इंद्रप्रस्थ, वो हस्तिनापुर नहीं है। हस्तिनापुर वहां से कोई 140-150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। वो गंगा तट पे है हस्तिनापुर, और ये यमुना तट पर। तो ये है, तो उसका शुरुआत ही गलत तरीके से हुआ है। पांडवों का ही सर्वनाश हो गया था उनका, मतलब वो राज्य खोए थे, फिर द्रौपदी का अपमान हुआ, जंगल में भटकना पड़ा उनको 13 साल। तो ये सब हुआ। तो तब से लेकर आज की शासक तक आप देखेंगे किसी का भी भला नहीं हुआ है, और देश का भला नहीं हुआ जब वहां से शासन हुआ। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान, उससे पहले अनंग पाल था, एक छोटा सा राजा था, कोई 2-3 डिस्ट्रिक्ट का राजा था, उससे ज्यादा नहीं था। दिल्ली की देश की शासन जो है वो दिल्ली से नहीं हुआ करता था। मगध साम्राज्य तो पाटलिपुत्र में था, या बाकी जितने भी आए थे वो अपने अपने कन्नौज से कोई शासन किया, कोई और कहीं से किया। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो अजय मेरू से वो शासन करता है। अजय मेरू का नाम आज अजमेर हम कहते हैं। वो अजमेर तो इस्लामाइजेशन हो गया, इस्लामिक नाम रख दिया उसको, मगर एक्चुअली उसका नाम है अजय मेरू। अजय मेरू मतलब जो कोई जीत नहीं सकता उसके खिलाफ, इतना मेरू जैसा है, वो चट्टान जैसा है। तो वहाँ जब तक इनके शासन रही तब तक मोहम्मद घोरी को वो हराता रहा। वो पता नहीं, कोई हिस्टोरियन कहते हैं कि 17 बार उनको हराया, 16 बार हराया, कोई कहता है नहीं 2 बार हराया। जितने भी वो जो भी है, जब तक वो अजय मेरू पे शासन किया उसको हरा दिया। दिल्ली जब शिफ्ट किया अपना राजधानी, आज की जो कुतुब मीनार है उसके बिल्कुल सामने आपको राय पिथौड़ा करके एक खंडर पड़ी, एक वहाँ के किला मिलता है। दैट वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। शिफ्ट किया, 1 साल के अंदर अंदर मोहम्मद घोरी से हार गया। फिर उसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं। उसके बाद ही इस्लामिक शासन इस देश में लागू हुआ, उससे पहले इस्लामिक शासन कभी नहीं था। और तो और खुद के साथ क्या हुआ, उनके आंखें निकाला गया, और उनकी पत्नी जो महारानी संयोगिता थी उसके साथ कितना मतलब बदसलूकी किया गया। उनको नंगा रखे, उनको एक सेक्स स्लेव के नाते उसको इस्तेमाल किया लोग। तो बहुत दिन तक उनको कपड़ा पहनना तक इजाजत नहीं थी। सामूहिक बलात्कार हुआ उनके साथ। दोनों उनके छोटे छोटे बच्चियां जो थे उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मोहम्मद गौरी का जो गुरु था, उसको पेंट
में मतलब एक गिफ्ट जैसा उनको, छोटे छोटी बच्चियों को, टीनेज गर्ल्स को उनको दे दिया। और इनके जो कुर्तों की जो शिव मंदिर था उस पर कब्जा करके आज जो अजमेर दरगाह बनी है वो बनी है, ठीक है ना। तो ये हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ, और लंबा हिस्ट्री है, हम पूरा हिस्ट्री यहाँ नहीं आपको उसका दोहराएंगे नहीं, पर कुछ इश्यूज हम पकड़ेंगे। इवन मुसलमानों के साथ भी देखिए, रजिया सुल्तान यहाँ की महारानी बनी, क्या हुआ, पूरे जंग में भटकता रहा, भटकती रही, फिर अल्टीमेटली उसको कोई पकड़ के मार दिया उसको। उसकी हालत क्या हुआ, शी वॉज टेक्निकली लीगली द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ भारत। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए इब्राहिम लोदी देखिए, 1 लाख फौज लेके गया, 10,000 फौज से आया, बाबर उसको मार के चला गया। और इब्राहिम लोदी का खबर देखिए आप, पानीपत में एक छोटा सा वहाँ एक प्लेग्राउंड है, कोने में उनका पड़ा है, कोई दिखता नहीं है, नोबडी केयर्स फॉर इट। इस भारत का जो सम्राट रहा है उनका वो हालत हो गई, खत्म हो गया उसका। और उसके बाद भी देखेंगे, हुमायूं जब राजा बना, वहाँ की दिल्ली में शासन संभाला, शेर शाह सूरी आके उसको हरा के उसको भगा दिया। अकबर कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में कहीं पैदा हुआ था। फिर दोबारा जब वापस आया, हुमायूं जब दोबारा दिल्ली की गद्दी संभाला, 1 साल के अंदर अंदर वो सीढ़ी से गिर के वो मर गया हुमायूं। फिर अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों ने दिल्ली से शासन नहीं किया, वो आगरा चले गए। बीच में कुछ साल अकबर ने फतेहपुर सिकरी में से करने का कोशिश किया, वो फ्लॉप हो गया, फिर दोबारा आगरा में चले गए। फिर जब तक ये लोग आगरा से चला रहे थे, ये अफगानिस्तान तक चले गए, यहाँ ऑलमोस्ट बंगाल पूरे फतेह किया, दक्षिण में इनका पकड़ था, उत्तर कश्मीर तक गए, पूरे मतलब दे हैड अ ह्यूज एम्पायर। शाहजहां ने फिर दिल्ली का लाल किला बनाया, दिल्ली का शासन। उसके साथ क्या हुआ, वे खुद जाके जेल में बैठ गया था, और दिन में 1 गिलास पानी से ज़्यादा औरंगजेब उसको पिया नहीं है। और फिर उनके साथ क्या क्या हुआ हम जानते हैं। और औरंगजेब वहाँ प्रमाण स्वीकार किया है, मतलब तो ओथ इन दिल्ली। तो इसके चलते हुए देश के साथ क्या हुआ, कितने मंदिर तोड़े गए, कितना हमारी धर्म परिवर्तन हुआ, कितने लाखों हिंदुओं को। और ये सब होने के बाद मुगलों को क्या हुआ, मुगल के शासन खत्म हो गया, उसके बाद दिल्ली तक ही सीमित रही। और बस उसके बाद हम बहादुर शाह जफर को याद करते हैं, बीच में किसी का नाम किसी को याद भी नहीं है। और खुद औरंगजेब मरने से पहले वो चिट्ठी लिखता है कि मेरे ज़िंदगी में पूरा गलतियां की हैं और अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। पछताते हुए वो मर गया, और कहीं औरंगजेब ने उसको दफना दिया, औरंगाबाद में उसको दफना दिया, है ना। तो उसके साथ ये हुआ। उसके बाद पूरा मुगल सल्तनत, पूरा मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। और आगे देखेंगे 1857 की जो पहला क्रांति बोलते हैं हम, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसे तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी हम लड़े थे, डच के साथ खिलाफ लड़े थे, बहुत लोग के खिलाफ हम लड़े थे, मगर चलिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करके मान के अभी चलते हैं। 1857 की जो हमने शुरू किया था, मंगल पांडे जी और नाना साहब पेशवा, फिर झांसी लक्ष्मी बाई, जो जितने भी खड़े हुए थे उस समय, हम जीत रहे थे, क्योंकि उनकी सेना, उनकी फौज बहुत कम थी, हम आसानी से जीत सकते थे। उस जीतते समय हमने क्या किया, इस बूढ़े को, बहादुर शाह जफर को खड़ा करके कहा है कि ये हमारी देश के सुल्तान है। जब आपने दिल्ली आपकी कैपिटल और बहादुर शाह जफर को आपकी देश की नेता आपने डिक्लेयर किया, खत्म हो गया, 1857 की क्रांति भी खत्म हो गई। तो बाद में देखिए इसका ब्रिटिश साम्राज्य देखिए, जब तक वो कलकत्ता से शासन चला रहे थे, बर्मा भी उनके कब्जे में था, अफगानिस्तान भी उनके कब्जे में था, तिब्बत भी कब्जे में था, सब कुछ वो हासिल कर दिए थे। लॉर्ड माउंटबैटन का ऑफिशियल टाइटल है लॉर्ड माउंटबैटन ऑफ इंडिया एंड बर्मा। तो दोनों उनके कब्जे में थे। दिल्ली शिफ्ट किए, 1910 वहाँ फाउंडेशन किया था, और 1931 ये लोग शिफ्ट किया दिल्ली में। 25 साल के अंदर अंदर वो भारत खोया, और उनके पूरे ब्रिटिश एम्पायर सब खत्म हो गया। ये इतना मायूस जगह है दिल्ली, और दिल्ली एक बहुत बड़ा शमशान है। हुमायूं से लेकर संजय गांधी तक घाट ही घाट है। इतने खबर है, इतने मतलब इतने मकबराए हैं, इतने क्या कहते हैं उसको, घाट से गांधी का, नेहरू का,
किस किस का किसान घाट, किसका घाट, उसका घाट। ये एक इन लोगों का घाट से नहीं है, हमारी देश की सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है, इसका भी वो एक स्मशान है। यहाँ हमारी पूरे जितने भी हमारी परंपराएं थी उसको दफन कर दिया ये इस्लामिक रूल में। गुरु तेज बहादुर का कत्ल हुआ उधर, जहां गुरु तेज बहादुर का कत्ल हुआ है, उनका बलिदान हुआ है, वहीं हम हर साल हमारी इंडिपेंडेंस, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस, मैं उसको इंडिपेंडेंस से मानता ही नहीं हूँ, मान के चलते हैं इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस नहीं है, ट्रांसफर ऑफ पावर डे था। तो उस दिन हर साल 15 अगस्त को हमारी फ्लैग वहीं हॉइस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? लाल किला हमारी गुलामी की निशानी है, और गुरु तेज बहादुर की बलिदान की जगह आपने ये झंडा लहरा रहे हो, मतलब क्या है? तो मतलब वो गुलामी की मानसिकता आज तक गई नहीं है। दिल्ली एक मतलब हमारी पूरे क्या कहते हैं, हमारी इतिहास में, हमारी पूरे हिस्ट्री में वो एक कलंक है। हमारी जब नादिर शाह आया था, हर दिन 1-1 लाख लोगों को मारा था, और जनेऊ काट के एक बहुत बड़ा मतलब एक पहाड़ जैसा उनको, जस्ट जनेऊ कितना होता है, मतलब कितने लाखों को मारा होगा वो, सबका स्कल्स लेके वो बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। ये दिल्ली का हिस्ट्री रही। तो इसीलिए दिल्ली में कोई भी शासन किया, ना उसका भला हुआ ना देश का। सो कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद भी देखेंगे, जब कोई शासक शासन कर रहा था, पूरा देश उनके पीछे खड़ा होता। अब नेहरू देखिए, नेहरू तो एक हीरो था, स्टेट्समैन था। देश में ये समझ बैठते थे कि हम नेहरू जैसा नेता मिलना किसको नसीब है, पूरा दुनिया में इतना बड़ा लीडर कहीं मिलेगा नहीं आपको। तो नेहरू का इतना फॉलोइंग था, तो मतलब वो कुछ भी करता है, दैट वाज एक्सेप्टेबल। ब्लाइंडली उनको ही वोट देते थे लोग, जब तक वो जिंदा था तब तक वो जीता गया। मगर आज नेहरू का हालत क्या है? कोई नेहरू को रेस्पेक्ट देता है? नेहरू को देश के गद्दार आज सब लोग कहना शुरू कर दिया, चाहे वो ग्वादर छोड़ना हो, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान छोड़ना हो, या चाहे अक्सर चीन, यहाँ कोई घास भी नहीं उगता है, क्यों चाहिए हमें, दे दो चाइना को। तिब्बत देना हो, मंसर गांव में हम क्लेम भी नहीं किया। मतलब गिनते जाएंगे तो एक किताब लिख सकता है इनकी, जो भी उस कालखंड में जो हुआ है ना। यूएनओ में जब हम जीत रहे थे, बस सड़क पार करना था, पूरा किशन घाटी हमारे हाथ में आता था, एक दिन 24 घंटे के अंदर हम उसको हासिल कर सकते थे, तब जाके यूएन ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। तो जो हुआ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट जो है चाइना को दे दिया। तो नेहरू के कालखंड में जो हुआ है, आज हमें समझ आ रहा है, और उनको भरपूर गाली दे रहे हैं, है ना। उसके साथ वो हुआ। बाकी आप देखिए इंदिरा गांधी तो शी वाज असैसिनेटेड। तो इंदिरा गांधी के कालखंड में ही खालिस्तान का पूरा समर्थन कांग्रेस ही ने किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, है ना। तो बाकी कोई 1 साल थे, 1.5 साल थे उनके कालखंड में, हर एक प्राइम मिनिस्टर के कालखंड में देश का दुर्दशा क्या हुई हम जानते हैं। वीपी सिंह पूरा ये मंडल कमीशन लेके खड़ा कर दिया। आज जो राहुल गांधी कह रहा है वही है, समाज को बांटने वाली जो परंपरा रही है वहां से शुरू हो गया। तो आप देखिए कोई भी मतलब ये देश के लिए इट वॉज 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे, ऐसा हम जा रहे थे। धीरे धीरे से प्रोग्रेस हो रहा था, मगर जिस रफ्तार से, जिस तेजी से हम जाना था, वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ शक्ति हमें रोक रहा, ये हमें समझना चाहिए। और देश की मोदी जी का तो अभी भी चल रहा है, तो इसलिए अभी उसके ऊपर जजमेंट करना शायद उचित नहीं है। मगर जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स इस देश से ऑलरेडी मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो चले गए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। 47 से लेके मोदी जी आने तक, तो 2014 तक द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर भारत का प्राइम मिनिस्टर है वो पीवी नरसिम्हा राव जी। उनके कालखंड में हमने पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आया, और कोई अर्नब गोस्वामी का 9 PM प्राइम टाइम शो में ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कुछ ऐसा डिक्लेरेशन नहीं होते हुए भी पंजाब की मिलिटेंट्स खत्म हो गई। फिर नागालैंड अकॉर्ड हो गया। उस दिन जो नागा अकॉर्ड है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो किया था, आज तक वो कायम है ना। तो कश्मीर का भी सॉल्व करने वाला था, मगर एक 5 साल और मिलता शायद उसको भी सॉल्व कर सकता था वो, मगर वो हार गया। तो उनके साथ क्या हुआ, कांग्रेस के ऑफिस में उनके पार्थिव शरीर को आने भी नहीं दिया, उसने भी नहीं दिया, ताला लगा के चले गई सोनिया गांधी। और जब हैदराबाद लेके आया उनको,
दान संस्कार किया, ठीक से उनका पूरा शरीर जला भी नहीं। पता नहीं आप वो विजुअल देखा है कि नहीं, हाफ बर्न डेड बॉडी मिला है। फिर सुबह सब आके वो जब टीवी में वो आ गई थी पूरे विजुअल्स, फिर प्रशासन आके फिर लकड़ी डाल के उसको फिर जला। ये हाल, द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर, ये हालत उनके साथ हुआ। और 3 प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे ही असैसिनेशन में शिकारी हो गए। तो ये सिचुएशन, तो किसी का भी भला नहीं हुआ। अभी वाजपेयी जी का भी देख लेंगे। वाजपेयी जी के कालखंड में ही पाकिस्तान के साथ एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर की दर्जा देने का बात हुई। पता नहीं कौन सी शक्ति थी, उसको रोक दिया। और जब कंडाहार हाईजैक हुआ, हमने मसूद अजहर ये सबको छोड़ा है। आज भी उनके मतलब जो भी एक्शंस है उसी के साथ, उसके चलते हुए हम पीड़ित है। अभी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, क्या नहीं हुआ, मसूद अजहर तो घूम रहा है उधर, है ना। तो मतलब डॉक्ट्रिन क्या होनी चाहिए, हम इस पे कोई नेगोशिएट नहीं करते हैं। जैसे यूएसए क्या है, अब कोई हाईजैक करता है तो नेगोशिएट नहीं करते, बस सिंपल, उड़ाना है उड़ा दो, 300 लोग मरेंगे तो ठीक है, पूरा देश बच जाएगा। अब उनको ये 300 लोगों को छुड़वाने के लिए आपने मसूद अजहर को छोड़ दिया। अभी देखिए क्या हालत है। फिर एक और बंदा था उसमें, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो डैनियल पर्ल को हत्या किया है। तो अब देखिए क्या क्या हुआ है उस कालखंड में। कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में ये इस डर से कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है, हम न्यूक्लियर जंग में नहीं जाना चाहते हैं, सरकार के ऑर्डर्स थे कि आप एलओसी क्रॉस नहीं करोगे। ताकि उससे पहले पी नरसिम्हा राव जी के कालखंड में यूनानिमस पार्लियामेंट रेजोल्यूशन था कि वो पूरे इलाके हमारी है, भारत की है, हम वापस लेंगे। इस रेजोल्यूशन के बावजूद आपने एलओसी पार करने का परमिशन नहीं दिया। तो जब नीचे से आप चढ़ते हो, ऊपर एक बंदा, नीचे 20 बंदे से समान होता है। तो इसीलिए इतने बलिदान हमें देना पड़ा। उसके बावजूद हमें क्या मतलब, कोई दुनिया का कोई देश आके हमें कोई सपोर्ट किया, कोई किया, बस युद्ध डालने के लिए क्लिंटन ने उसके ऊपर दबाव डाल दिया, हो गया। उसके बाद हमारी साइड कौन खड़ा हुआ, उससे हमें क्या हासिल हुआ अल्टीमेटली? 1 इंच पाकिस्तान के कब्जे वाली इलाके हम वापस नहीं ले पाए। तो ये चीज है। इंदिरा गांधी का भी देख लीजिए, 1971 वॉर, इतना अच्छा जीत हमें हासिल हुआ, 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर मिला, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तानी पंजाबी उपजाऊ मतलब खेती की जमीन हमें मिल गई थी, सब शिमला में सरेंडर कर दिया। उसके बदले में हमें 1 इंच की हमारी जमीन वापस नहीं मिला। 65 में देखिए हाजी पीर पास, इतने बलिदान के बाद हमने उसको हासिल किया था, ताशकंद को वापस कर दिया। तो भारत के साथ क्या हुआ आप समझिए। इंक्रीमेंटली हम कहाँ थे, हम मतलब कहाँ होना चाहिए, अब कहाँ है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, दिल्ली राजधानी होने से ये नेगेटिव एनर्जी हमें खींच लेती। तो मामड़ी जी, अगर ये दिल्ली, अगर जिसको बोलते हैं कि ये एक श्रापित जगह है, जो भी आया वो खत्म हो गया, दफन हो गया इस दिल्ली के अंदर, अगर ऐसा चक्कर है तो दिल्ली की बजाय फिर राजधानी बनाई कहाँ जाए भाई? अगर पूरी दुनिया में भी तो हर एक की राजधानी है, देन उनकी बड़े वो फल फूल रहे हैं, वाई विद अस ओनली? और जाएं तो जाएं कहाँ फिर? देखिए आज की मॉडर्न परिभाषा में आई कंप्लीटली अपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ राजधानी। जब राजा हुआ करते थे तब राजधानी की जरूरत थी, अभी तो कोई राजा नहीं है। तो खैर फिर भी लेट अस से देश के लिए कोई कैपिटल होना चाहिए। तो अब देखिए आज के कालखंड में देखेंगे सबसे पावरफुल सुपर पावर कौन है? अमेरिका, यूएसए। यूएसए की राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन। नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन है जहां आप बैठे हो? चाइना मान के चलते हैं, तो उनका कैपिटल किधर है? बेइजिंग में है। तीसरा सबसे बड़ा शक्ति कौन है? रशिया। रशिया की कैपिटल कहाँ है? मॉस्को में। फिर हमारे देश की इतिहास आप जाके देखेंगे, इतिहास मतलब जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो अलेक्जेंडर इन्वेशन के बाद ही रिकॉर्डेड हिस्ट्री माना जाता है। तो तब से हम मान के चलेंगे पहले क्या हुआ, वो सब युधिष्ठिर का कितना साम्राज्य था, विक्रमादित्य का क्या था, वो सब कहानी हम उसमें नहीं जाएंगे। जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा हमारी साम्राज्य कौन सा था? वो मगध साम्राज्य।
चंद्रगुप्त मौर्य का, फिर अशोका का। इसका राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, पटना से थोड़ा आगे, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्पायर हमारे देश का ब्रिटिश एम्पायर, उसका राजधानी कोलकाता में। तो इन सब देशों का आप देखेंगे लगभग नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द कंट्री, उस देश का ईशान्य भाग में उनका कैपिटल होता है। वॉशिंगटन डीसी नॉर्थ ईस्ट के साइड पे है, बीजिंग भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है, मॉस्को यूरोपियन रशिया में नॉर्थ ईस्टर्न साइड। अब एशिया का निकाल दो, यूरल माउंटेन्स के आगे जो एशिया का है वो पार्ट निकाल दो, तो यूरोपियन साइड में वो भी ईशान्य में है। फिर कोलकाता ईशान्य में है, फिर पाटलिपुत्र ईशान्य में है। तो ईशान्य में आप आपकी कैपिटल रखेंगे तो आप एक पावरफुल देश होंगे, ये हमें समझना। इसीलिए मुझसे पूछेंगे तो देश की राजधानी कहाँ होना चाहिए? मेरे मुताबिक ये अयोध्या में होना चाहिए। जब अयोध्या में आप कैपिटल रखेंगे, राम राज्य जरूर आएगा, रूल ऑफ लॉ और रेस्पेक्ट फॉर लॉ, ये दोनों आएंगे देश में। ठीक है, किसी वजह से आप वहां नहीं रख सकते हो, कहीं और रखो, वाराणसी में रखो, लखनऊ में रखो, पटना में रखो, या नॉर्थ ईस्टर्न साइड कुछ जमीन लेके उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश या बिहार में आप नया कैपिटल बनाओ। अभी ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में क्या नया कैपिटल बन नहीं रहे। अभी देखिए इंडोनेशिया, कोलालमपुर को वो वहां से शिफ्ट कर रहे हैं, कालीमंथन में शिफ्ट कर रहे हैं वो लोग। फिर ईरान कर रहा है, ईरान, फिर ये इजिप्ट ने शिफ्ट किया है, बहुत से लोग शिफ्ट किया है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम शिफ्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो शिफ्ट करना है। के लिए वजह बहुत को हो सकते हैं। अब आप वल्नरेबल हो, इतना पॉपुलेशन में आप सिक्योर नहीं कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और आपकी न्यूक्लियर ट्राई रेट, ये सब आप सिक्योर नहीं कर सकते हो, इसीलिए बाहर जाना आपके लिए अच्छा है। तो ये वो सेक्युलर आर्ग्यूमेंट है। पर स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट मैं जो बोल रहा हूँ, आप इतिहास में या भौगोलिक ज्योग्राफिकली कहीं भी देखेंगे, पावरफुल किंगडम्स आर इन दीज प्लेसेस। तो ईशान्य मेरे लिए अच्छा है, कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली से बाहर हट जाओ, जब तक आप दिल्ली में हो यही होगा। इवन मोदी जी के कालखंड में भी देखिए आप, जब बालाकोट हुआ था, हमने पूरे तैयार बैठे थे, आकाश, पृथ्वी, पिनाका, ब्रह्मोस सब तैयार बना के रखे थे, हम रेडी रखे थे। हम जानते थे कि वो रिटेलिएट करेगा, फिर हम उसको मारने के लिए तैयार। क्या हो गया? अभिनंदन पकड़ा गया, तो पूरा फोकस उसको छुड़वाने में चला गया और पाकिस्तान को कुछ नहीं किया, और नैरेटिव उसका ही चला है। आपने कौवे कबूतर और कुछ पेड़ गिराया और कुछ नहीं किया, नैरेटिव उसका ही चला। अब भी देखिए ऑपरेशन सिंदूर में आपने उसको इतना थप्पड़ मारा है कि नानी याद आ जाएगी उसकी, इतना बुरी तरह उनको पीटा है हमने, है ना। उसका न्यूक्लियर कमांड को हमने खत्म किया। एक दिन और हम चलते हैं तो उसका क्या दशा हो सकती है आप समझ सकते हो, क्योंकि पूरे न्यूक्लियर कैपेसिटी को हम तबाह करके छोड़ सकते थे, कराची को खत्म कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, वो रुक गया। तो नैरेटिव इसका चल रहा है, उसी का चल रहा है। 6 रफाल गिरा दी, 6 रफाल गिरा दी, ये तो चल रहा है। अभी चेंगडू का एरोस्पेस का जो शेयर थे पहले गिर गए थे कुछ दिन, कुछ मतलब उसके फर्स्ट इमीडिएटली वो चढ़ गए थे, फिर बाद में जब कुछ उनके पाकिस्तान के लॉसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आया था तो गिर गया था, फिर अभी दोबारा वापस आ गया वो, है ना। अभी तक कितने रफाल गिरे हैं किसी को पता ही नहीं है, असली में रफाल गिरे हैं या नहीं गिरे हैं ये भी पता नहीं है। नैरेटिव और उनका ही चल रहा है, हमने इसको ये किया, वो किया, ये किया। हम जानते हैं वो पूरा फेक नैरेटिव है, मगर उसको, उस फेक नैरेटिव को आप रॉयटर्स ने चला रहे हैं, गार्डियन चला रही है, वॉशिंगटन पोस्ट चला रहा है, अल जजीरा चला रही है, मतलब पूरे दुनिया में इन्हीं की पाकिस्तान की भाषा चल रही है। और जो कल्प्रिट है और जो विक्टिम है, दोनों को बराबर की दृष्टि से देखना शुरू हो गया। तो वो हमारे साथ बदसलूक किया है, हमने उसको दंड दिया, फिर भी दोनों को इकट्ठा करके कह रहे हैं देखो आप बातचीत से सुलझाओ, इसको रोक। तो नसीहत किसको मिल रहा है? और इतना हमारे साथ वो ये सब कांड करने के बाद उसको क्या हो रहा है पाकिस्तान को? जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी समय इनको $2.3 बिलियन IMF का लोन मिला है। ये तो लोन कभी चुकेगा, उसको वापस करने वाला तो है नहीं है, तो वन वे ट्रैफिक है वो। ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर वर्ल्ड बैंक ने उसको $40 बिलियन दिया। नुकसान कितना हुआ उनको?
$7-8 बिलियन का नुकसान हुआ। कैसे आ गया? 2 हफ्ते के अंदर उसको पैसा मिल गया, 3 गुना ज्यादा मिल गया उसको। अभी नुकसान किसको हुआ और फायदा किसको हुआ है, देखिए आप। तो ये है हमारी दुर्गति। जब तक आप दिल्ली बैठ के आप डिसीजन लेते रहेंगे, तब तक आप शिकस्त खाते रहेंगे। आपकी सेना, आपकी फौज जीतेगी, मगर देश ओवरऑल भारत हारते रहेगी। ये उनका दिल्ली का जो श्रापित ये सिचुएशन है वो है। इसीलिए ईशान्य में हम शिफ्ट करेंगे तो हमारी शक्ति, मतलब इट विल मल्टीप्लाई मल्टीफोल्ड, 4-5 गुना बढ़ेगी, और तब जाके हम पाकिस्तान को इतना थप्पड़ मार सकते हैं कि पाकिस्तान उसको तोड़ भी सकते हैं। जब तक आप दिल्ली बैठे हो, पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी करेंगे उसका लंबा फायदा कुछ होगा नहीं है। हम इतना ऑपरेशन सिंदूर में इतना किया है, आप भी एनालाइज किया, आपके चैनल में बहुत एनालिसिस किया इसके बारे में, मैं भी एनालाइज किया। मैं भी 24 घंटे बैठ के, मतलब पता नहीं 15-20 चैनल्स में बात किया इसके बारे में। अगर क्या पाकिस्तान यहाँ रुक जाएगी क्या? वो एक पॉज है, शायद 1 साल या 1.5 साल उसके बाद फिर दोबारा आएगी, कुछ ना कुछ कांड करेगी। ऑलरेडी रिपोर्ट्स मिल रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों अफगानिस्तान में बैठ के कुछ प्लान कर रहे हैं, और इस बार कश्मीर में नहीं करेंगे, देश की कहीं और कुछ और करेंगे। शायद मान के चलिए कि एप्पल की जो फैक्ट्रीज हैं इधर बेंगलुरु में, चेन्नई में, वहां अटैक करेंगे, क्योंकि मैसेज भेजना है ना चाइना को कि आप भारत में इन्वेस्ट मत करो। आप भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां सिक्योर नहीं हो, तो वो दिखाने के लिए यहाँ कुछ कर सकते हो। तो वो लोग बंदे पाकिस्तान से नहीं आएंगे, नेपाल से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, कहीं और से आएंगे, श्रीलंका से आएंगे, है ना। तो प्रॉब्लम इज, आपने किसका क्या चीज सॉल्व किया? आपने सॉल्व नहीं किया। आप जो ब्रिटिश ने इस देश को बनाया, वो एक ज्योग्राफिक कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड स्टेटस को देश है। ये 3 चीजें हमें समझनी चाहिए। हम हमारी सरहद जो है उससे आगे सोचते नहीं है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही हम सोचते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बदला भी जा सकता है यार, वो कोई पत्थर के ऊपर खींची हुई लकीर नहीं है। वो 100 बार आपने खुद उसको अमेंडमेंट किया है, एक 100 और सही, क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए उसके चलते नहीं जाना चाहिए। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत स्टेटस को देश है। अब मोदी जी का भी स्टेटमेंट देखिए, लास्ट स्टेटमेंट क्या कहा उन्होंने, आप रोटी खाओ नहीं तो मेरा गोली है। मतलब क्या है? आप रोटी खाते रहो, हमें कुछ मत करो, हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। मगर वो क्या करेगा? रोटी खाते खाते एक दिन आपको फिर मारेगा। तब तक आप वेट क्यों कर रहे हो उसको? उनके बच्चे, उनके फैमिली बाहर मैकडोनल्ड्स में या केएफसी में जाके खाने के लिए जब बाहर जाएंगे, घर सही सलामत पहुंचेंगे कि नहीं है, ये डर उनके दिल में बैठना चाहिए। मगर आपका अप्रोच क्या है? आप हमारे साथ कुछ मत करो, हम आपसे कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसे रहो। स्टेटस को सोच। चाइना कब्जा करती है, कोई 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अंदर घुस के आती है, तो ट्रेडिशनली हम क्या कहते थे? ठीक है, आ गया तो आ गया, यहाँ रुक जाओ, आगे मत आओ। यही सरकार की रवैया थी ना। ऑलमोस्ट मनमोहन सिंह के काल 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमने खोया, डेप्संग वैली में स्पेशली खोया उसका। तो स्टेटस को सोच, हम बदलना नहीं चाहते, जो है सो है, इससे आगे देखते नहीं, और सरहद के उस पार कुछ भी समझते नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है, सरकार की कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगी, क्योंकि वो बांग्लादेशी है, हिंदू हो मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ेगा, वो भारतीय नहीं है। ये हमारी सोच है। जब एनआरसी के बारे में चल रही थी, तो वहां से आए, पलायन करके इधर आए बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ भी वही बर्ताव करने के लिए मतलब सरकारें सोच रही। और पाकिस्तान में सिंध में छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके बूढ़ों के साथ तीसरा या चौथा बीवी बनके उसको रहना पड़ रहा है, धर्म परिवर्तन करके उसको उठा के लेके जा रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्स क्या है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मगर यहाँ कोई केरला में तूतिकोड़ी में या कांजीवरम में या कोई और ओडिशा में क्योंझार में एक मुसलमान के साथ कुछ भी होता है, पाकिस्तान रिएक्ट करती है। पाकिस्तान हमारे ऊपर एक सिविलाइजेशनल जंग चला रहा है, अपना जो भी है सिविलाइजेशनल वॉर लड़, हम उसके रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सिविलाइजेशन जंग नहीं लड़ रहे हैं उनको। अब देखिए, जब असीम मुनीर ने बोला है कि दो कौमी नजरिया, 2 नेशन थियरी, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है,
तो इसीलिए हम पाकिस्तान बनाया, जो भी है वो बोला है। उसके 5वां दिन पहलगाम कांड हो गया। आपका रिस्पॉन्स क्या रही है? या तो आप असीम उम्मीद से सहमत हो, ये बताइए। हिंदू और मुसलमान 2 कौम है, तो यहाँ मुसलमान क्या कर रहा है? तो आप या तो ये बोलिए कि हिंदू मुसलमान आप जो पूजा पद्धति आप चाहते हो वो करो, किसको पूजना है वो करो, मगर आप सब भारतीय हो। तो ये 2 कौम नहीं है, हिंदू हो मुसलमान हो, हम सब खून एक है, ये बोलिए। जब ये बोलेंगे तो पाकिस्तान क्यों बना है फिर? तो ये कंफ्यूजन हम में है। तो जब आप सिविलाइजेशनली अटैक करना शुरू करोगे, मान लीजिए कि आप ये डिसाइड करेंगे कि हिंदू मुसलमान इस देश का सब भारतीय है, जब आप ये डिसीजन लेंगे तब आप पाकिस्तान को खत्म करने का प्लान भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज जस्टिफाइंग टू नेशन थियरी, मगर आप उसको ना एक्सेप्ट कर रहे हो ना रिजेक्ट कर रहे हो। सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्स आप दे नहीं रहे। अब कोई वहां से घुसपैठी करता है, क्यों आ रहा है? वो बदतर हूरों के लिए आ रहा है, मगर वो मरने के बाद आप क्या कर रहे हो? वो मौलवी को बुलाते हो, जनाजा पढ़ते हो, मतलब एक इस्लामिक तरीके से उसको दफनाते हो। क्यों भाई? बरकादत, राजदीप सरदेसाई, ये लोग क्या करते हैं? क्या कहते हैं? ये मतलब टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है ना, कोई रिलीजन नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो इसको लेके जाओ और लाइन ऑफ कंट्रोल में उस पार वो देखते देखते उनके पूरा बॉडी को जला दो। जब जलाएंगे तो उनको बदतर हुए नहीं मिलेंगे, तो वहां से आना बंद कर देंगे वो, है ना? सिविलाइजेशनल वॉर आप सिविलाइजेशनली लड़ना चाहिए, मगर ये दिल्ली और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी सेटअप ब्रिटिश ने ऐसा करके छोड़ा है। हम हमारी मूल जो है, हमारी रूट जो है, सिविलाइजेशन रूट से हम हट गए हैं। इसीलिए आप दिल्ली से बाहर जाएंगे तो योर अप्रोच विल बी डिफरेंट। यू विल बिहेव लाइक अ भारतीय, एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय के नाते आप बर्ताव करेंगे। तब तक दिल्ली बैठेंगे तो ब्रिटिश की कंटिन्यूएशन, एक मतलब पहले गोरा बाबू बैठा था, अभी एक काला बाबू बैठ रहा है, उसमें उतना ही फर्क है। सोच में, प्रोसेस में कहीं कोई बदलाव नहीं है। इसीलिए दिल्ली से आप हट जाओ, दिल्ली से बाहर जाएंगे तो हमारी भला हो। सर आज का जो वीडियो है मैं पीएमओ में इसको टैग करने वाला हूँ, और जो सुन रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैं कभी बोलता नहीं आपको, आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पीएमओ को इतनी रिक्वेस्ट जानी चाहिए कि लिसन टू दिस हिस्टोरिकली, जैसे मामड़ी जी ने बताया है। भाई मैं तो, लेकिन आई वॉज लिसनिंग टू यू लाइक अ स्मॉल चाइल्ड लिसनिंग टू अ टीचर। वो वाला हाल था कि यार वाकई में बात सही है, आपने सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो दिल्ली में गया और यहाँ से शासन को चलाया है वो बर्बाद हो गए। क्या मोदी जी का भी फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है, या मोदी जी उससे पहले अपना जो कैपिटल है या अपना ऑफिस ही शिफ्ट कर लें कि मैं आगे से अयोध्या जी में बैठकर मैं डिसीजन लूँगा, या काशी में, या हो सकता है महाकाल के चरणों में। अभी आपने सब जगह पे कॉरिडोर बना दिए हैं, ऑफिस बनाने में क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट चलती रहेगी, अब अपना ऑफिस शिफ्ट कर लीजिए, देन द रिस्पेक्ट विच विल गेट विल बी डिफरेंट। मैं जानता नहीं था कि अकबर ने अपना शासन, मुझे ये लगा कि दिल्ली से किया है, आपने बोला नहीं, वो आगरा से अपना शासन करते रहे और अकबर द ग्रेट हमें पढ़ाया गया। आज समझ आ रही है कि अकबर द ग्रेट क्यों बोला जाता था। सर थैंक you so much, it was an eye-opener video today, and I would say one of the best videos I've ever made. Thank you for your knowledge, for your understanding, and I hope somebody in the government listens to your suggestions. Thank you. Jai Hind. नमस्ते।